Regulating Act of 1853. This was the last चार्टर एक्ट, लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये लास्ट रेगुलेटिंग एक्ट क्यों था, इसके बाद कोई रेगुलेटिंग एक्ट क्यों पास नहीं किया? एक्चुअली कहते हैं कि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के रेगुलेशन के लिए कोई चीज़ बची नहीं थी, बट शायद इसके 5 साल के बाद, जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि जो चार्टर एक्ट है वो एवरी 20 ईयर में उस चेंजेस, मतलब कुछ चेंजेस किए जाएंगे हर 20 ईयर्स में। बट 1853 के 5 ईयर्स बाद फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 हुआ, तो शायद हो सकता है उसके बाद जो इंडिया में क्राउन रूल स्टार्ट हो गया, मतलब कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरी पावर लेके ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर ले ली थी। तो शायद क्योंकि उसके बाद ये था कि एक चीज़ ब्रिटिश गवर्नमेंट को समझ में आ चुकी थी कि अगर इंडिया पर रूल करना है तो विदाउट इंडियंस के सपोर्ट के आप इंडिया पर रूल नहीं कर सकते, तो इसलिए इंडियंस को उसमें आपको हेल्प लेनी पड़ेगी और उन्हें शामिल करना पड़ेगा। लेकिन इंडिया को समझने का उन लोगों ने अपना तरीका चेंज किया, तो शायद इसलिए हो सकता है कि ये लास्ट चार्टर एक्ट हो। तो एक्चुअली होता यह था कि इसमें प्रॉब्लम थी, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से लॉ पास करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करने के लिए, बट ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कंट्रोल होने का नाम नहीं ले रही थी। क्यों? बिकॉज ऑफ द कॉवर्नेंटेड सिविल सर्विसेज। अब एक कॉवर्नेंटेड सिविल सर्विसेज क्या है? मतलब उस टाइम पे ना 2 टाइप की सिविल सर्विस होती थी, मतलब सिविल सर्विसेज आज भी 2 टाइप की है, मतलब हायर और लोअर सिविल सर्विसेज। तो उस टाइम पे भी 2 टाइप की सिविल सर्विस होती थी, हायर सिविल सर्विसेज एंड लोअर सिविल सर्विसेज। तो जो हायर सिविल सर्विसेज थी उसको बोलते थे कॉवर्नेंटेड सिविल सर्विसेज। बट अब इसमें भी एक दुख की बात है कि दैट वाज नॉट फॉर इंडियंस, मतलब एंड दैट वाज नॉट एन ओपन एग्जामिनेशन। अब आप बोल रहे हो कि भाई एग्जामिनेशन नहीं होता था, फिर सिविल सर्वेंट सेलेक्ट कैसे होते थे? तो देयर वाज अ हार्लेवरी पैटर्नेज सिस्टम। अब ये क्या बीमारी है? ये है कि ये एक हार्लेवरी जो था एक कॉलेज था, यूनिवर्सिटी थी। तो अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है तो सिंपल सा फंडा है, अच्छा खासा डोनेशन दो, जाकर एडमिशन लो, ग्रेजुएट हो और बन जाओ सिविल सर्वेंट। तो कितना ईजी है ना कि उस टाइम पे इतना वो था कि एक कॉलेज में जाकर एडमिशन लो, ग्रेजुएशन करो, सिविल सर्वेंट बन जाओ। आज कितना टफ है कि 10 से 15 लाख लोग फॉर्म फिल करते हैं, 5-6 लाख लोग प्रीलिम्स में अपीयर होंगे, देन 8 से 10-12 हज़ार लोग मेंस के लिए क्वालिफाई होते हैं, देन वो मेंस देते हैं, फिर उसमें से 2200-2500 लोग इंटरव्यू देते हैं और 600-700 लोग सिविल सर्वेंट बनते हैं। तो वो ईजी था ना कि भाई अच्छा खासा डोनेशन भरो, बट अब आपको बनाना है सिविल सर्वेंट, इतनी रिस्पॉन्सिबल जॉब देनी है, इतनी बड़ी जॉब देनी है, तो डोनेशन ऑब्वियसली कॉलेज की फीस होगी बहुत ज़्यादा होगी। तो आज है ना कि यूपीएससी क्वालिफाई एक आम आदमी भी कर सकता है, मतलब अगर वो एज क्राइटेरिया के अंदर हो और एज ग्रेजुएट हो तो, मतलब बट अगर ये सिस्टम लागू कर दिया जाए तो वही होगा कि जो रिच पर्सन है वही वो लोग वो करेंगे। तो उस टाइम में देखेंगे जो हायर ऑफिसर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनके नाम के आगे लॉर्ड लगता था। लॉर्ड मतलब देवर बिलोंग फ्रॉम रॉयल फैमिलीज। तो यही था कि भाई अब ईस्ट इंडिया कंपनी, अब अगर आपको हार्लेवरी में एडमिशन लेना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी कोर्ट ऑफ डायरेक्टर की, और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर सीओडी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसका था? ऑफ कोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट का, है ना। हम लोगों ने डिस्कस किया था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट का होगा नहीं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए आंसरेबल तो था, बट जब तो जो मेंबर थे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के, वो मेंबर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के। तो तो ऑब्वियसली जब मेंबर ईस्ट इंडिया कंपनी के है तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी का होगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगता ज़रूर था कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है हमारे उसमें काम कर रहा है, हमारे लिए आंसरेबल है, बट एक्चुअल में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए काम करता था। तो इसलिए जो सिविल सर्वेंट होते थे वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी जो था वो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि भाई करप्शन तो खुद तो करना है ना, पैसा मोटा पैसा तो अपने अंदर करना है। अगर आप लॉयल्टी से काम करोगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए तो पूरा पैसा चला जाएगा गवर्नमेंट के पास, आपके पास एक छोटी सैलरी आएगी। तो ये रीज़न था कि गवर्नमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट ही नहीं कर पाई थी। क्यों? क्योंकि बिकॉज द ब्यूरोक्रेसी वॉज द वेरी 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 लॉयल फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी, नॉट फॉर द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो इस चीज़ को रेगुलेट करने के लिए ईस्ट इंडिया, मतलब ब्रिटिश गवर्नमेंट वहाँ से लॉ पास कर रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को डिस्ट्रॉय करने के लिए, बट ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं हो रही है। क्यों? क्योंकि जो ब्यूरोक्रेसी और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर है वो लॉयल थे ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। तो एक्ट ऑफ 1853 के थ्रू गवर्नमेंट ने जो है एक बहुत ही वो कदम उठाया कि
अब भाई सबसे जो मेन उसका बैकबोन क्या है, सिविल सर्विस ब्यूरोक्रेसी, तो इस सबसे पहले इसको तोड़ो। सबसे इसके लिए उन्होंने क्या किया, इसके लिए ओपन एग्जामिनेशन किया कि भाई अब आप एग्जाम दो, वो पास करो, तो आप सिविल सर्वेंट बनो। मतलब आपका जो यूपीएससी है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, उस टाइम पे अस्तित्व में आया था। इंडिपेंडेंस तो अलग है, बट ओपन एग्जामिनेशन की स्टार्टिंग वहाँ से हुई थी, एक्ट ऑफ 1853 से। बट 1853 से इसकी स्टार्टिंग नहीं होती। The proposal of the open examination of the civil services was proposed in Act Regulating Act of 1833। 1833 में इसको प्रपोज किया गया था, बट इम्प्लीमेंट कब हुआ 1853 में। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी और कोड ऑफ डायरेक्टर का इतना सॉलिड अपोजिशन था कि 20 साल लग गए ब्रिटिश गवर्नमेंट को उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने में। तो 1853 से ओपन एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ फॉर सिविल सर्विसेज। उसके बाद इस एक्ट में और क्या हुआ, इस एक्ट के थ्रू द एक्ट ऑफ 1853 सेपरेटेड लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल काउंसिल। तो पहले क्या होता था कि सिर्फ एग्जीक्यूटिव काउंसिल थे, हम लोगों ने यह था कि जब गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनता था, उसके 4 मेंबर्स की काउंसिल हुआ करती थी, और वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, बट वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का वर्क भी करती थी। बट नाउ द एक्ट ऑफ 1853 इसने क्या किया, इसने लेजिस्लेटिव काउंसिल को और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को सेपरेट कर लिया। अब भाई काम सेपरेट होगा तो ऑब्वियसली जो मेंबर्स है उनको बढ़ाना पड़ेगा। तो क्या हुआ, 4 मेंबर्स, मतलब पहले क्या 4 मेंबर हुआ करते थे, बट अब मेंबर्स बढ़ के होगा 6। एंड नाउ 4 मेंबर्स आउट ऑफ 6 वर फ्रॉम लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स। अब लोकल रिप्रेजेंटेटिव से मतलब इंडिया के होंगे, इंडिया के होंगे मतलब इंडियंस नहीं, दे वर नॉट इंडियंस, दे वर फ्रॉम, वो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे, बट कहाँ के थे कि जो पहले क्या हुआ था कि 3 प्रेसिडेंसीज थी, बॉम्बे, बंगाल एंड मद्रास। तो बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, देन आफ्टर देन ही बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो जो बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी पूरी पावर दे दी गई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, बट वो लोग अपना वर्क करते थे, बट वो लोग डिपेंड थे गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल पे। तो जो 4 लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो उन्हीं प्रेसिडेंसीज के मेंबर्स थे। तो एक मेंबर इन्होंने लिया कहाँ का, मद्रास का ले लिया, मद्रास प्रेसिडेंसी का, एक मेंबर लिया बॉम्बे का, अब एक मेंबर लिया बंगाल का। अब भाई आप बोल रहे हो कि ये तो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, नहीं, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था अब वो बन चुका था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन चुका मतलब वो पूरे इंडिया को कंट्रोल करेगा, बट कोई ना कोई तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनेगा ना। अब जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, ही वॉज द प्राइम चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात, वो लोग गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, बट आप व्हेन ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, गुजरात का सीएम तो किसी को बनाना पड़ेगा ना, ऐसा थोड़ी कि दोनों चीज़ कंट्रोल करेंगे, मतलब वो टॉप पे आएगा तो उनके नीचे किसी को वहाँ पर रहेगा। तो वैसे ही हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना तो कोई और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना होगा, तो फिर एक मेंबर उन्होंने लिया बंगाल प्रेसिडेंसी से, और एक 4th मेंबर लिया इन्होंने लिया NWFP। NWFP मतलब न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज, फ्रांस और पेरिस, है ना, नहीं, एक्चुअली इट वाज नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, जो कि थी, अगर आप बोल दो तो आज का उत्तर प्रदेश बोल सकते हो, या फिर उस टाइम पे जो थी आगरा प्रेसिडेंसी थी। तो एक मेंबर इन्होंने लिया NWFP से, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस। उसके बाद क्या किया कि रिड्यूस द मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फ्रॉम 14 to 18। Then now they increase the member of सुप्रीम कोर्ट। पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था कि सुप्रीम कोर्ट के 4 मेंबर थे, 1 चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस। नाउ सुप्रीम कोर्ट के मेंबर को इंक्रीज किया गया, 4 मेंबर से उसको किया गया 6 मेंबर्स। नाउ एक चीफ जस्टिस होगा और 5 अदर जजेस होंगे। देन दिस एक्ट इंट्रोड्यूस्ड सिस्टम ऑफ ओपन कॉम्पिटिशन ऑफ सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट ऑफ सिविल सर्विस या सिविल सर्वेंट्स। देन अब कमेटी बनाई गई, मतलब आप कोई एग्जाम को वो करते हो उसके लिए कमेटी तो होगी ना, जैसे कि अभी यूपीएससी कमेटी है, इसका चेयरमैन हुई थी चेयरमैन ऑफ यूपीएससी ना करेंटली डॉक्टर मनोज सोनी। तो वही की कमेटी बनाई गई, सिविल सर्विस कमेटी, हम बोल सकते हो यूपीएससी बनाया गया, ठीक है। तो कमेटी ऑन इंडियन सिविल सर्विसेज अपॉइंटेड इन 1854 अकॉर्डिंग टू रेगुलेटिंग एक्ट 1853। सो हु वाज द फर्स्ट, अब कमेटी है तो कोई ना कोई चेयरमैन या प्रेसिडेंट तो होगा। देन हु वाज द चेयरमैन ऑफ सिविल सर्विस कमेटी, तो मैकॉले वाज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी।
सो उसके बाद दिस वॉज द लास्ट एक्ट ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट, क्योंकि बोलते हैं कि इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट करने के लिए कुछ बचा नहीं था। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पूरा पावर था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथ में आ चुका था। और जैसे कि स्टार्टिंग होता कि जो इंडियन रूलर्स थे, इंडियन नवाब राजा थे, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की कठपुतली बन चुके थे। तो नाउ ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द कठपुतली ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंटरेस्ट पे काम कर रही थी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के इंटरेस्ट नहीं, ब्याज नहीं, इंटरेस्ट। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कि भाई चलो अब तुम हमारा पूरा कंट्रोल पे चल तो रहे हो, तो फिर इसको दे दिया गया इंडेफिनिट लाइसेंस कि भाई हाँ चलाओ तुम, बट तुम जो पैसा कमा रहे हो, तुम पैसा छाप रहे हो, वो पूरा भेजो हमारे पास, तुम्हें एक सैलरी दी जाएगी, इस सैलरी पे काम करना हो तो करो, वरना निकलो यहाँ से। सो दिस वॉज द लास्ट चार्टर एक्ट। इसके बाद सो दैट्स इनफ फॉर दिस एक्ट। इसका स्टार्ट होगा क्राउन रूल। क्राउन रूल हम पढ़ेंगे, उसके बाद गवर्नमेंट इंडिया एक्ट पढ़ेंगे, उसका इंडिपेंडेंस, उसके बाद आगे की चीज़ें पढ़ेंगे। सो दैट्स इनफ फॉर दिस लेक्चर। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।